वेलकम बैक गाइस। मैं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजीव सर जियोग्राफी वाले। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे भू संतुलन सिद्धांत के बारे में। तो भू संतुलन सिद्धांत है वो क्या है, किस प्रकार से जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता हुई, ठीक है, कैसे इसका निर्धारण हुआ। तो इन सब बारे में अपन बात करेंगे। और साथ ही अपन बात करेंगे इसके जो संबंध में 3 सिद्धांत दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत आपके प्राट का है, दूसरा आपका एरी है और तीसरे नंबर पर आपका आता है आर्थर होम्स। तो इस संबंध में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो बहुत ही इजी ट्रिक हैं, ठीक है। ये सिद्धांत है वो काफ़ी जटिल है। अगर आप वो दूसरी बुक्स वगैरह से अगर आप देखते हैं तो ये आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपके लिए एकदम शॉर्ट तरीके से, एकदम इजी तरीके से को जो है सिद्धांत को लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए बगैर लगातार देखते रहिए। और आइए अपन जानते हैं अब। तो जैसा कि इसके नाम से जो ही प्रतीत होता है कि भू संतुलन या समस्थिति क्या है, ठीक है, तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी भू संतुलन का मतलब क्या हो गया, भूमि के ऊपर संतुलन, ठीक है, किसी भी चीज़ का संतुलन। तो यहाँ पर भूमि के ऊपर संतुलन है, तो इससे जो है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अपन चलते हैं अपने सिद्धांत की ओर कि ये क्या है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो अगर अपन बात करें भूपपड़ी की, तो भूपपड़ी की अगर बात करें तो उस पर जो आप देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के स्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो गहराई और एवं इनमें जो घनत्व होता है, उस घनत्व में क्या होते अंतर होते हुए भी ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्थिर हैं और इनमें संतुलन बना हुआ है, ठीक है। और इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, पृथ्वी संतुलन या होमियोस्टेटिस कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो होती हैं, जिनकी गहराई, उनका घनत्व सबका असमान होता है, एक समान नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये इनके अंदर क्या है, स्थिरता है, संतुलन है। तो यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, भू संतुलन सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। या आप इसको समस्थैतिक सिद्धांत कह सकते हैं या होमियोस्टेटिक्स कहा जा सकता है। तो ये आपका रहेगा। और इसके अंदर अब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि कौन सी आकृति, कौन से स्तंभ होंगे, तो इसमें आपके पर्वत भी शामिल होते हैं, पठार भी शामिल होते हैं, मैदान भी शामिल होते हैं, महासागरीय द्रोणियाँ भी इसके अंदर शामिल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सारी जो है आकृतियाँ हैं वो आ चुकी हैं। अब अगर अपन और आगे चलें अपनी सिद्धांत में, तो अपन देखते हैं कि जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, या जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया था, जो भूगर्भिक संतुलन है उसकी संकल्पना जो है हिमालय के संदर्भ में दी थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो भू संतुलन का सिद्धांत है वो हिमालय के संदर्भ में दिया गया था। यानी जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हिमालय से हुई थी। कैसे हुई, इसके पीछे भी एक जो है काफ़ी रोचक कहानी है। तो अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो ये जो भू संतुलन सिद्धांत है, ठीक है, या ये जो समस्थैतिक सिद्धांत है, ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डटन महोदय ने 1889 में, ठीक है। 1889 में जो है इसका प्रयोग किया था। किसने, डटन ने किया था। आपको याद रखना है कि भू संतुलन या समस्थैतिक जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग डटन महोदय ने किया था 1889 में, ठीक है। अब इसका निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण 1869 में ही जो है गंगा और सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर क्या किया जा रहा था, अक्षांशों का निर्धारण किया जा रहा था, ठीक है। और उन अक्षांशों के निर्धारण में जो है भूगणितीय जो सर्वेक्षण है वो किया जा रहा था। और उसी के दौरान जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई थी या ये सिद्धांत जो है वो उत्पन्न हुआ था। कैसे हुआ था और आगे इसमें अपन चर्चा करते हैं। तो सर्वे जो है वो किया गया था और उस सर्वे के दौरान जो है क्या किया गया था, 2 विधियों का प्रयोग किया गया था। 2 विधियां आपको याद रखनी है, पहली थी त्रिभुजीकरण और दूसरी थी आपकी खगोलीय विधि। ये 2 विधियां थी। अभी इन विधियों का क्या किया गया, तो मैं आपको बताऊं कि भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है या तो वहाँ पर क्या एक स्थान था जिसका नाम क्या था, कल्याण। इस कल्याण नामक स्थान पर क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश जो भूगोलवेत्ता है वो अक्षांशों का निर्धारण कर रहे थे,
ठीक है। और इन अक्षांशों के निर्धारण करने के लिए विधि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कौन सी थी, त्रिभुजीकरण की विधि थी और खगोलीय विधि थी। तो दोनों ही विधियों से इस कल्याण नामक स्थान पर अक्षांशों का निर्धारण किया जा रहा था और दोनों का से जो विधियों से है वो कर लिया गया। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये जो दोनों विधियों से जो उन्होंने निर्धारण किया था, इसके जो परिणाम थे, इसके जो आंकड़े थे, इसका जो रिजल्ट था वो क्या समान नहीं था। यानी इन दोनों के अंदर अंतर पैदा हो रहा था, दोनों के समान आंकड़े नहीं आ रहे थे। ठीक है। और ये जो अंतर था इन दोनों के बीच में वो कितना था, 5.236, ठीक है, का जो अंतर है वो इनके बीच में आ रहा था। तो अब क्या हुआ, एक नई समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई। ठीक है। क्या हो गई कि ये जो अंतर है वो अंतर कहाँ से आया। ठीक है, ये अंतर नहीं आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर अंतर आ रहा है, तो ये समस्या हो गई। और ये इस समस्या को दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए थे उससे ही भू संतुलन सिद्धांत का जन्म हुआ। तो अपन कह सकते हैं कि जो कल्याण में जो अंतर आया था वो अंतर ही क्या था, भू संतुलन सिद्धांत का जनक है। अगर वो अंतर नहीं आता तो भू संतुलन सिद्धांत का जो जन्म है वो नहीं होता। तो इसलिए ये जो अंतर है वो भू संतुलन सिद्धांत का जनक है। इस अंतर का जो अध्ययन है, जो अंतर आया था उस अंतर का अध्ययन है वो एरी और प्राट महोदय ने जो है वो किया था। अब कल्याण जो है वो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालय का सबसे लास्ट भाग है जो भारत के हिमालय की स्थिति से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे दक्षिणी क्रम है हिमालय का। ठीक है। तो यहाँ से वो क्या है, आप चाहें तो 60 मील कह सकते हैं या 96 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी दूरी पर दक्षिण में, यानी शिवालिक वैसे ही दक्षिण में लेकिन उससे भी 96 किलोमीटर जो है आपका अंदर की तरफ यानी भारत की तरफ जो है, दक्षिण की तरफ जो है ये कल्याण नामक स्थान मौजूद था। ठीक है। ये जो आरंभ में ये अवधारणा है ये विकसित की गई कि हिमालय जो है वहाँ जो शुरुआत में जो अंतर आया था तो उसमें ये कहा गया था, एक अवधारणा दी गई थी और वो अवधारणा क्या थी, वो अवधारणा ये थी कि हिमालय क्षेत्र के अंदर अधिक घनत्व वाली क्या है, चट्टानें हैं या पदार्थ हैं और ये पदार्थ क्या करते हैं, पेंडुलम को अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, यानी जो पेंडुलम जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या आप यूँ कह सकते हो कि उनका ये कहना था कि हिमालय के अंदर जो चट्टानें, उन चट्टानों में चुंबकत्व जो वाले गुण हैं जो पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो ये उन्होंने दे दिया और यही कारण है कि इनके बीच में अंतर आया। लेकिन हिमालय प्रदेश की जो चट्टानें हैं उनका फिर बाद में अध्ययन किया गया। तो अध्ययन के बाद अधिकतर जो विद्वान थे, यानी जिन जिन विद्वानों ने इस अध्ययन को किया वो सभी विद्वान ये कह रहे हैं कि ये जो अवधारणा दी थी, कौन सी, पेंडुलम को आकर्षित करने वाली, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिमालय की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व इतना ज़्यादा नहीं है कि वो पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो ये पेंडुलम को आकर्षित करने वाली जो बात है वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पर जो भी ये अंतर आया था, ये जैसे भी हुआ है, ये केवल और केवल एक मानवीय भूल है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो पेंडुलम खिंचाव की अवधारणा थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया और केवल मानवीय भूल के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इस विवाद ने एक और बहस की शुरुआत कर दी, जिसका केंद्र जो था वो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी और लंदन के, तो जो उस समय की जो है सबसे बड़ी जियोग्राफिकल सोसाइटी थी जो आपकी लंदन में थी, और यहाँ पर एक बहस का केंद्र बन गया। ठीक है, यहाँ पर बस यही बहस होती थी, जो अंतर था उस अंतर के बारे में बहस होती थी। इसके जो सभागार में ही सर्वप्रथम जो है एरी और प्राट ने भूपटल संरचना से संबंधित विचार दिए, जिसकी अवधारणा हिमालय के प्रभाव का परिणाम थी। तो इसके सदस्य थे, ठीक है, एरी और प्राट। तो यहाँ पर ये पेरी जो शब्द है ये पेरी नहीं है भाई। ठीक है, आप इसको आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना पेरी, ये पेरी नहीं है बल्कि क्या है, एरी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये जो है पेरी न होकर
एरी है, और एरी और प्राट जो थे उस टाइम पर थे, और इन्होंने जो है अपने विचार है वो हिमालय के प्रभाव का परिणाम मानकर जो है प्रस्तुत किए थे। अब अपन यहाँ से देखते हैं प्राट का नियम। सबसे पहले प्राट के नियम के बारे में अपन बात करते हैं। प्राट के विचार क्या थे? तो प्राट के विचार की बात करें तो इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि स्थलमंड के जो जितने भी स्तंभ हैं या सभी स्तंभ हैं वो विभिन्न घनत्व की चट्टानों से बने। ठीक है, यानी इनका कहना है कि जितने भी स्थलखंड के ऊपर आपके जितने भी जो स्तंभ हैं तो उन स्तंभों की जो चट्टानें उन सब का घनत्व है वो एक समान नहीं है, सबका अलग अलग है। पर्वत का अलग है, पठार का अलग है, मैदान का अलग है, ठीक है, महासागर का अलग है, तो सबका इन्होंने अलग अलग बताया। जिन स्तंभों का घनत्व कम है वह अधिक मोटाई है, और जिनका घनत्व अधिक है वह मोटाई कम है। उन्होंने कहा कि हिमालय जो है कम घनत्व का है, अतः पेंडुलम को आकर्षित करने का प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, तो इन्होंने जो है अलग अलग दिया कि जो जिनका घनत्व कम है उनकी मोटाई अधिक है, और जिनका घनत्व ज़्यादा है उनकी मोटाई कम है। और हिमालय की जो चट्टानें उनका घनत्व कम है क्योंकि हिमालय ज़्यादा मोटा है ना, ठीक है, मोटाई ज़्यादा है हिमालय की, तो जाहिर सी बात है प्राट के नियम के अनुसार हिमालय की चट्टानों का घनत्व है वो कम है। और जो पेंडुलम को आकर्षित करने वाली जो बात थी वो सरासर गलत है। प्राट के अनुसार स्थलमंडलीय स्थल ठोस जो स्थलमंडल के नीचे एक क्षतिपूर्ति रेखा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर प्राट का ये कहना है कि स्थलमंडल जो होता है उसका जो ठोस भाग है यानी स्थल धरातल जिसे अपन धरातल कहते हैं, उसके नीचे क्या होता है? क्षतिपूर्ति तल होता है। क्षतिपूर्ति तल यहाँ पर क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि जो चट्टानें ऊपर हैं और जो जैसे मान लो हिमालय की अपन बात करें, मैं एग्जांपल आपको हिमालय का देता हूँ, हिमालय सबसे बेस्ट रहेगा। तो हिमालय की अगर बात करें अपन तो हिमालय की जितनी ऊंचाई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि प्राट के अनुसार क्या है कि हिमालय ऊपर है वो अंदर भी, यानी हिमालय की जड़ें भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि ऊपरी जो हिमालय है यानी धरातल के ऊपर है उसका घनत्व कम है, जो धरातल के नीचे है उसका घनत्व अधिक है। लेकिन एक ऐसी जगह आती है, ठीक है, यानी अगर अपन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर क्या होगा कि दोनों का जो घनत्व है वो समान हो जाएगा, यानी हिमालय की जड़ों का और हिमालय के ऊपरी भाग का जो घनत्व है वो क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और उसी रेखा को इन्होंने क्या कहा है? क्षतिपूर्ति तल कहा है। तो वो हो जाएगा। सामान्यतः 3 से 3.1 माना गया है। जो इसकी जो सीमा घनत्व है सामान्यतः है वो कितनी मानी गई है? 3 से 3.1 मानी गई है। और ये विभिन्न घनत्व एवं समान गहराई की अवधारणा कहलाती है। और यही विभिन्न जो घनत्व है वो समान गहराई अवधारणा कहलाती है। प्राट की इस अवधारणा की आलोचना एरी द्वारा की गई, और जो प्राट ने ये अपना जो दिया था इसकी जो आलोचना है वो एरी ने की है। तो अब अपन एरी के बारे में जानते हैं कि एरी क्या कहना चाहते हैं। तो एरी की अगर अपन बात करें तो उन्होंने एक वैकल्पिक संकल्पना प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार स्थलमंडल के नीचे किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति रेखा का संभव नहीं है। तो इन्होंने एक वैकल्पिक विचारधारा दी थी और उसमें इन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्थलमंडल के नीचे कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, ऐसी कोई रेखा ही नहीं है, संभव ही नहीं है जहाँ पर जो है जिसको प्राट ने क्या कहा था? क्षतिपूर्ति तल कहा था। तो ऐसा कुछ भी नीचे नहीं है, बल्कि स्थलमंडल के सभी स्तंभ तेराव की स्थिति में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जितने भी स्थल खंड हैं स्थल इस पृथ्वी के ऊपर, वो सारे के सारे स्तंभ जो हैं वो क्या है? तैराव की स्थिति में। ठीक है, यानी कहना मतलब तैर रहे हैं। एरी के अनुसार क्या है? तैर रहे हैं वो। ठीक है, और इसमें जिसका एक भाग जो है वो जल के ऊपर और 9 गुना जल के नीचे रहता है। अतः स्थलमंडल के ऊपर उठे हुए भाग अपनी ऊंचाई की अपेक्षा 9 गुना अधिक स्तर में डूबा हुआ होना चाहिए। तो एरी ने यहाँ पर जो है उदाहरण दिया है कि जैसे पानी में हम कोई चीज़ डालते हैं तो उस चीज़ का 9% भाग या जो 9 भाग होते हैं वो जल में डूबे रहता है और एक भाग जो होता है वो ऊपर तैरता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि ऐसा स्तंभों के साथ भी होता है, यानी हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो आकृतियाँ होती हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है।
ठीक है। उनके अनुसार ये है कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो उनका केवल और केवल 1% भाग या 1 भाग ही धरातल के ऊपर है, बल्कि धरातल के नीचे उनके 9 भाग जो हैं वो स्थित हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा। लेकिन सभी शिलाखंड समान घनत्व के होते हैं, अतः सभी स्तंभ भी समान घनत्व होंगे, जिनकी ऊंचाई एवं गहराई में विविधता होगी। पर्वत सर्वाधिक ऊंचे स्तंभ होते हैं, अतः वे सर्वाधिक गहराई तक अवस्थित होंगे, और अधिक गहराई तक अवस्थित होने के कारण पर्वत संतुलन की स्थिति में है। तो एरी ने ये कहा था, भाई प्राट ने तो ये कहा था कि ये दोनों जो हैं वो मतलब जितने भी जो स्तंभ होते हैं वो अलग अलग आकृतियों घनत्व के होते हैं, लेकिन एरी का कहना है कि जितने भी स्तंभ हैं वो सब क्या होते हैं, समान घनत्व के होते हैं। इनके घनत्व में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता। पाया जाता है तो केवल गहराई पाई जाती है, यानी जो स्तंभ जितना ऊपर होगा वो जमीन जो है धरातल के नीचे उतना ही ज़्यादा गहरा होगा। ठीक है, तो घनत्व में कोई अंतर नहीं बताया एरी ने, घनत्व सबका समान बताया, लेकिन ऊंचाई के आधार पर। जैसे मैदान है कम ऊंचे होते हैं तो उनकी गहराई कम होगी, पठार है वो मैदानों से ऊंचे होते हैं तो उनकी गहराई ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं तो पर्वतों की गहराई सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसा एरी महोदय का कहना है, और यही जो सारी चीज़ें हैं वो ही इस चीज़ को क्या करती हैं, संतुलित करती हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई पेड़ है तो पेड़ के साथ ऐसा ही होता है, जैसे जो पेड़ जितना ऊपर रहेगा लगभग उसकी जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहरी होती हैं। ठीक है, काफ़ी गहराई तक जाती हैं, और वो जड़ें ही उस पेड़ को स्थिर रखने में जो है या संतुलन प्रदान करने में सहायक होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एरी का जो है स्तंभों के बारे में या पृथ्वी पर पाए जाने वाली स्थल आकृतियों के बारे में कहना है। उन्होंने कहा कि पर्वत की जड़ें होती हैं। एरी का विचार समान घनत्व विभिन्न गहराई अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है। तो एरी का जो विचार है वो क्या करता है कि समान घनत्व और विभिन्न गहराई को प्रदर्शित करता है, यानी घनत्व समान है, गहराई भिन्न भिन्न होगी। जबकि प्राट का कहना क्या था कि गहराई समान होती है लेकिन घनत्व अलग अलग होता है। एरी ने हिमालय को कम आकर्षण का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि साहुल रेखा का हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए रहा कि ऊंचे पर्वत द्वारा अपने नीचे काफ़ी बड़े क्षेत्र में बेसाल्ट पदार्थ को हटा दिया गया है। कम घनत्व के पर्वत की जड़ें अंत स्तर में स्थित होती हैं। तो उन्होंने जो है अपना सिद्धांत है वो हिमालय के बारे में भी बताया, और हिमालय का जो कम आकर्षण का कारण है उन्होंने बताया कि हिमालय की ओर जो पेंडुलम जो था उस पेंडुलम का झुकाव कम था वो क्यों था। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो पर्वत होते हैं ना वो अपने नीचे बड़े क्षेत्र से जो बेसाल्ट पदार्थ होते हैं ना उनको हटा देते हैं। ठीक है, और कम घनत्व के पर्वत की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती हैं। एरी के अनुसार जितनी भी ठोस, यहाँ पर ये जो है ठस की जगह जो आपको मैं बता दूं, ठस जो है वो ठस नहीं है। ठीक है, ये वाला जो शब्द है वो ठस नहीं है बल्कि क्या है, ठोस है। ठीक है, तो ये ठोस कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्या है लिखने में मिसप्रिंट हो जाती है क्योंकि काफ़ी जल्दी जल्दी नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो कई बार जो गूगल है वो साथ नहीं देता और कुछ गलत जो वर्ड हैं उनका इस्तेमाल कर देता है। तो यहाँ पर ठोस शब्द यहाँ पर आपका है। तो ठोस चट्टानें वे अधिक घनत्व के चिपचिपे अंदर स्तर पर अवस्थित होती हैं। तो उनका कहना है कि जो भी ठोस चट्टानें हैं वो अधिक घनत्व का जो चिपचिपा अंतर स्तर होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वो कैसी होंगी, चिपचिपे आधार पर होंगी, और उसी आधार के ऊपर जो है ये अवस्थित होता है। परंतु प्राट का सिद्धांत भी यह स्पष्ट करता है कि पर्वतों की जड़ें होती हैं। प्राट के अनुसार पर्वतीय स्तंभ कम घनत्व के होते हैं और इसके दोनों और अवस्थित पठारी या मैदानी स्तंभ अधिक घनत्व के होने के कारण पर्वतीय स्तंभ को जकड़े हैं, और कम घनत्व का स्तंभ पर्वतीय जड़ के रूप में कार्य करता है। तो ये जो जड़ का सिद्धांत है वो प्राट ने भी दिया था, लेकिन प्राट ने क्या किया था कि घनत्व जो है वो सबका अलग अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैदान और पठार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं जो पर्वतों को जकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उनको पकड़े हुए रहते हैं या एक जड़ का काम करते हैं। तो ये आपका, अब अपन बात करें तो प्रारंभ में जो एरी है, एरी को जो है
अधिक अनुकूल माना गया। इनके जो विचार हैं प्रारंभ में वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल माने गए, लेकिन बाद के वर्षों में जब पृथ्वी की आंतरिक तापीय स्थिति एवं लावा पदार्थ की गहनता का अध्ययन हुआ तो पाया गया कि 32 किलोमीटर की गहराई के बाद सभी पदार्थ अधिक तापमान के कारण गीले एवं चिपचिपे हो जाते हैं। गीले का मतलब यहाँ पर जो है आप याद रखो कि द्रव अवस्था में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्वतों की जड़ों को पहचान करना गलत है। ठीक है भाई, उन्होंने कहा था कि 9 भाग जो है अंदर होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें कि अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन तो एग्जाम्पल अपना होगा कि एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा। उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु जो होती है उस वस्तु का 9 भाग जो होता है वो कहाँ होगा, 1% भाग और 9, ये तो उन्होंने बताया ना 1 और 9, तो ये तो आपका रहेगा पृथ्वी के भूगर्भ में। ठीक है, ये आपका भूगर्भ में है, ये धरातल पर है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। अब इसके आधार पर अगर अपन हिमालय की चर्चा करें, देखिए आइए अपन हिमालय की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हिमालय के बारे में अगर हम पता करें तो स्थिति जो है आपकी क्या होती है। तो स्थिति की बात करें तो ये स्थिति जो है आपकी रहेगी वो ये इस प्रकार से है। हिमालय की अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 8,848 मीटर है। ठीक है, यही है। अब ये कितना है, एरी के सिद्धांत के अनुसार ये केवल एक भाग ही है। ठीक है, यानी हिमालय का अगर एवरेस्ट की कुल लंबाई की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगी, 8 लाख 8। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये स्थिति रहेगी। तो 9 भाई, ये जो स्थिति है ये किससे गुणा हो जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी गहरी जड़ें होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 32 जो मीटर है उस 32 किलोमीटर के बाद 32 किलोमीटर जो आपका है, ये 32 किलोमीटर आपको दिख रहा है, ये 32 किलोमीटर के बाद में जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। तो ऐसे में पर्वतों की जड़ें कहाँ हैं। ठीक है, तो ये जो उनकी बात थी ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा गलत साबित थी, क्योंकि अधिकतर गहराई पर जो है मैग्मा चेंबर अवस्था में होता है। अतः पर्वतों की गहराई अविश्वसनीय है। तो अपन इस बात की जो है उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि 9 भाग अंदर होते हैं। तो अगर ऐसा है, और नीचे के तापमान में क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में जड़ कैसे हो सकती हैं। तो ये उनका जो है अविश्वसनीय, इसमें कोई विश्वास नहीं है कि पर्वतों की जड़ें होती हैं। पुनः पर्वत पठार मैदान एवं चट्टानों के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो है पर्वत पठार मैदान होते हैं, इनकी चट्टानें जो होती हैं इन सब में क्या है, घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। और इसी दृष्टि से एरी का संतुलन में प्राट का विचार अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। तो वर्तमान समय में ये मान लिया गया है कि भाई प्राट का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा वैज्ञानिक है और ज़्यादा विश्वसनीय है एरी की तुलना में। एरी ने तो बस ऐसा ही कुछ कहा जो पूरी तरीके से आज के समय आधुनिक टाइम की अगर अपन बात करें तो इसमें जो है पूरी तरीके से नहीं बैठता है। अब इसके बाद में अपन बात करें जोली और आर्थर होम्स के विचारों की, जो इसी संदर्भ में जोली मोदी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राट के विचार का ही समर्थन किया था। इसके अनुसार सभी स्थल मंडलीय जो स्तंभ की जो सीमा होती है उसके अंतर्गत एक क्षतिपूर्ति तल न होकर क्षतिपूर्ण क्षेत्र में संतुलित होता है। तो यहाँ पर जोली हैं वो पूरी तरीके से तो यहाँ खुलकर तो वो समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके जो विचार हैं वो विचार प्राट के नियम से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इन्होंने भी जो है अलग अलग घनत्व का बताया। अब प्राट ने यहाँ पर क्या कहा था, क्षतिपूर्ति तल कहा था, तो यहाँ पर ये बोलते हैं क्षतिपूर्ण क्षेत्र होता है। क्षतिपूर्ण क्षेत्र होता है, ये सामान्यतः 15 किलोमीटर चौड़ी एवं 80 से 100 किलोमीटर गहराई पर स्थित होता है। और ये जो आपका क्षतिपूर्ण जो क्षेत्र होता है वो 15 किलोमीटर चौड़ा होता है और आपका जो है 80 से 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है। क्योंकि भूपटल के अंदर चट्टानें चिपचिपी अवस्था में हैं, अतः क्षतिपूर्ति तल की कोई ज्यामितीय रेखा नहीं हो सकती, बल्कि ये सदैव क्षेत्रीय अवस्थाओं पर ही होगा।
तो साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि भूपटल के अंदर जो चट्टानें हैं वो चिपचिपी अवस्था में या द्रव अवस्था में रहती हैं, तो अतः जो क्षतिपूर्ति तल होता है या पूर्ण तल होता है, पूर्ति नहीं, क्षतिपूर्ण तल जो होता है वो उसकी कोई ज्यामितीय रेखा नहीं होती, यानी कोई ऐसा विश्वास नहीं है कि भाई आपको वहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तो ये सदैव जो है क्षेत्रीय अवस्थाओं पर होगी, यानी जहाँ मोटाई ज़्यादा होती है धरातल की वहाँ पर इसकी गहराई ज़्यादा मिल सकती है, और जहाँ पर कम है तो वहाँ पर कम मिलेगी। ठीक है, तो इसकी कोई मतलब एक निर्धारित सीमा नहीं है, आप कह सकते कि भाई इतने किलोमीटर बाद में ये जो आपका है रहेगा, या इसके बाद में ये रह सकता है या नहीं रह सकता, तो ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। ये विचार काफ़ी वैज्ञानिकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है वैज्ञानिकों ने भी। अब अपन बात करते हैं होम्स, आर्थर होम्स की अगर अपन बात करें तो की मान्यता थी कि ऊंचे भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं और संतुलन बनाए रखने के लिए अधिकांश भाग गहराई में डूब जाते हैं। तो यहाँ पर जो है होम्स जो है वो उनका कहना भी यही है कि जो भाग ज़्यादा ऊंचाई वाले होते हैं उनके अंदर जो है पदार्थ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और वो अपना संतुलन बनाने के लिए अधिक गहराई तक डूब जाते हैं। और उन्होंने वलित पर्वत के निर्माण की तीसरी अवस्था में होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं को भूसंतुलन का परिणाम बताया है। तो इन्होंने बताया है कि जो वलित पर्वत श्रृंखलाएँ या मोड़दार पर्वत हैं, इनमें तीसरी जो अवस्था होती है उसमें ज्वालामुखी क्रियाओं को ही, जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसी को उन्होंने भूसंतुलन बताया का जो परिणाम बताया। द्वितीय चरण में भूसंतति के क्षेत्र में न सिर्फ वलन होती है, वर्णस्थलीय भाग में वृद्धि होती है। इससे भूसंतुलन की विसंगति कहा जाता है। इस विसंगति को संतुलन की अवस्था में लाने के लिए वलय का दबाव कम होने के बाद इक्लोजाइट पदार्थ भूपटल में प्रवेश कर संतुलन की स्थिति को कायम करते हैं। तो इन्होंने का कहना ये है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भाग होते हैं, मतलब वलय पड़ती है, तो वलय के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पदार्थ होते हैं और इन पदार्थों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, जिससे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। और वलय पूरी होने के बाद जो इकोलोजास्टिक जो पदार्थ हैं, यानी जो भारी पदार्थ हैं, वो भूपटल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हल्के पदार्थ बाहर रह जाते हैं। जिससे होता क्या है कि जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का जो है संतुलन उत्पन्न हो जाता है, उसको संतुलन मिल जाता है। होम्स ने स्वीकार किया कि व्यवहार में पृथ्वी पूर्ण रूप से संतुलन या समस्थिति नहीं पाई जाती, लेकिन संतुलन की दशा अवश्य पाई जाती है। तो आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत में उन्होंने ये भी कहा कि संपूर्ण पृथ्वी जो है या पृथ्वी के ऊपर पूर्ण संतुलन नहीं होता है। ठीक है, या समस्थिति है वो नहीं पाई जाती है, कहीं पे भी नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर पूरी तरीके से संतुलन है। ठीक है, पूर्ण संतुलन कहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं है, किसी भी जगह नहीं है। लेकिन साथ ही वहाँ उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर संतुलन की जो दशा होती है, ठीक है, वो वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो सिद्धांत था वो था, इससे इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना इजी ये सिद्धांत जो है मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो है भौतिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ दिन।